नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। तो जब इंडिया रामसार कन्वेंशन की सिग्नेटरी बना, रामसार कन्वेंशन की जब सिग्नेटरी बना इंडिया, तो यहां पे एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, जिससे कि इंडिया अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा सके, जिससे हमारी वेटलैंड कंजर्व्ड रह सके, हमारी वेटलैंड कंजर्व्ड रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। तो NWCP was invented in the year 1985-1986. Under the program, 115 wetland have been identified by the ministry. यहां पे कौन सी मिनिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। तो क्या हुआ यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर 115 वेटलैंड हमने ऐसी देखी विच रिक्वायर्ड अर्जेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशन, जिनको तुरंत क्या चाहिए था? इंटरवेंशन चाहिए था, जिससे वो आगे डिग्रेडेशन से बच जाए, आगे की डिग्रेडेशन से बच जाए। और इसका एम क्या था? जो हमारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम था, उसका मेन एम क्या था? प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन and ensuring their wise use of benefit of local communities and overall conservation of biodiversity। देखो, जब हम किसी चीज के कंजर्वेशन में वहां की लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड कर लेते हैं, जो वहां के लोकल लोग रहते हैं, अगर हम उनके बेनिफिट की बात करते हैं और उनको इंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो वो जो कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वो कंजर्वेशन प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव हो जाता है। क्यों इफेक्टिव हो जाता है? क्योंकि जो वहां की लोकल कम्युनिटी है वो उनके इंटरेस्ट से जुड़ जाती है, वो उनके इंटरेस्ट से जुड़ जाती है। और अगर कोई चीज आपके इंटरेस्ट से जुड़ गई तो आप उसका रख रखाव, उसकी बचत बहुत अच्छे से करेंगे। ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो हमारी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, उसमें एक मूल भूमिका निभाती है। क्यों मूल भूमिका निभाती है? लोगों को आप अवेयर करिए कि इन्वायरमेंट किस तरह उनके लिए यूजफुल है, किस तरह उनके लिए यूजफुल है, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। इस चीज को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसे टाइप के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, उसमें लोकल कम्युनिटी अगर इंक्लूड की जाती है तो उसका सक्सेस रेट जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका एम क्या था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड टू प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन। अब जितना डिग्रेडेशन हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको किसी तरह हम रोक दें। एंड इंश्योरिंग देयर वाइज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटी, और बुद्धिमत्ता पूर्ण उसका इस्तेमाल करें कि वहां की जो लोकल, वहां की जो रीजनल कम्युनिटी है उनको फायदा पहुंचे। ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां का जो ओवरऑल जैव विविधता है उसकी भी कंजर्वेशन हो, वहां के जितने फ्लोरा और फौना है वो बचे रहे, उनका भी प्रोटेक्शन हो, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अब इसके देखो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स तुमको दो तरह से हेल्प करते हैं। पहला कि कभी कभी प्रीलिम्स में कोई प्रोग्राम दे देता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे पूछेंगे कि इस प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो तुम लोगों को एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्राम है या अगर कोई बॉडी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जैसे अगर कोई उसमें गलत ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो तुम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ले डाउन पॉलिसीज, टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इन द कंट्री। तो पहला क्या हमारा कीवर्ड हो गया? पॉलिसी गाइडलाइंस देना। ठीक है, ये पॉलिसी बनाएगा कि हमारी वेटलैंड कैसे कंजर्व रह सके। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये
फाइनेंशियली भी उसको मदद करेगा वेटलैंड के कंजर्वेशन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखेगा। फॉर अंडरटेकिंग इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स इन द आइडेंटिफाइड वेटलैंड, जो भी वेटलैंड हमने आइडेंटिफाई की है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, उनके लिए ये जो बॉडी है वो क्या करेगी, ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि अगर उसको फर्दर डिग्रेडेशन से रोकना है तो वहां पे कुछ ना कुछ मेजर लेने पड़ेंगे, और अगर कुछ ना कुछ मेजर लेने पड़ रहे हैं तो वहां पे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये फाइनेंस को भी देखेगा। टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन, तीसरा क्या हो गया कि वो कैसे लागू किया जा रहा है, वहां पे कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो प्रोग्राम, उसकी भी मॉनिटरिंग ये करेगा। देखता रहेगा कि जो भी पॉलिसी उसने बनाई है क्या उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड टू प्रिपेयर इन्वेंट्री फॉर इंडियन वेटलैंड, और पूरी की पूरी एक इन्वेंट्री, पूरा का पूरा एक खाका तैयार करेगा इंडियन वेटलैंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन देखेगी। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका कोऑर्डिनेशन देखेगी, तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखेगी, पूरा का पूरा जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो कौन देखेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। Wetland conservation programs and initiatives at the international, national level. It also provide guidelines, financial, technical assistance to state government. अब ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे रामसार कन्वेंशन हुआ, तो रामसार कन्वेंशन की भी कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेटलैंड को ऐसे करना है, वेटलैंड को वैसे करना है, वेटलैंड से जुड़ी हुई, तो इन सब चीजों को भी कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जो इंटरनेशनल लेवल पे है, रामसार इंटरनेशनल लेवल का हो गया, और ये जो प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं ये नेशनल लेवल की हो गई, है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। सिंस द लैंड रिसोर्सेज बिलोंग टू देम, किसी भी स्टेट का जो लैंड रिसोर्स रहता है वो स्टेट के अंडर आता है, किसके अंडर आता है, स्टेट के अंडर आता है। तो जो वेटलैंड है वो भी स्टेट के अंडर आएगी, तो ये कोऑर्डिनेट तो कर देगी, लेकिन जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस है वो स्टेट को प्रोवाइड करेगी कि स्टेट में जो भी वेटलैंड है स्टेट उसका रख रखाव अच्छे से करे। State duty administration are responsible for the management of wetland and implementation for ensuring their wise use. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेजमेंट के लिए, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो गाइडलाइंस है उसको देखेगी, और टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हमारे कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके ऑब्जेक्टिव्स है, एनडब्ल्यूसीपी के। पॉलिसी गाइडलाइंस हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन या इंटायर कोऑर्डिनेशन, और स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो मैनेजमेंट करेगी वेटलैंड का, किसकी मदद से, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। अब देखो वेटलैंड को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना है कि वो इंपॉर्टेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो एनडब्ल्यूसीपी ने चुने, और ये सिमिलर है किसके, रामसार कन्वेंशन के। किसके सिमिलर है, रामसार कन्वेंशन के। एनडब्ल्यूसीपी का जो क्राइटेरिया है और रामसार कन्वेंशन का जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड तो कई सारी हैं, लेकिन उनमें से कौन जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की है वो कैसे डिसाइड होगी, वो यहां पे सामने लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। तो पहला क्या है, साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि,
जो एमएलएज एमपीज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसी साइट कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप, कुछ वेटलैंड ऐसी होती हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। उस वाइड एरिया की वो वेटलैंड रिप्रेजेंटेटिव है, उस वाइड एरिया में जो फ्लोरा फाना मिल रहे हैं वहां पे वो वेटलैंड क्या कर रही है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। वहां पे कुछ यूनिक और अपने एक अलग तरह की वेजिटेशन या फौना वहां पे है। ठीक है, तो ऐसी अगर जगह हमको मिल गई तो वो साइट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या बेस्ड ऑन स्पीशीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। ये तो हो गई कि उस साइट पे मतलब किस प्रकार के हमको वहां पे फ्लोरा फाना देखने को मिल रहे हैं। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब कि स्पीशीज को देखेंगे और जो वहां की इकोलॉजिकल कम्युनिटीज है उसको देखेंगे। ये थोड़ा ओवरऑल क्राइटेरिया था, नंबर 1। दूसरा थोड़ा स्पेसिफिक है, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। ये सारी कैटेगरीज हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारी क्या है, कैटेगरीज हैं। क्या है, कैटेगरीज हैं। ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं IUCN द्वारा जिसमें हम स्पीशीज को बांट देते हैं कि उनकी स्थिति इस टाइम पे कैसी है, उनकी कंडीशन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में कैसी है। ठीक है, जो वल्नरेबल होती है वो कैसी होती हैं, जिनको खतरा होता है, जिनको खतरा होता है मतलब वो वल्नरेबल होती हैं। इंडेंजर्ड कौन सी होती है, जो खतरे में आ गई होती हैं, जो खतरे में आ गई होती हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरीज है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या वर्मिन्स क्या होते हैं, ये सब अभी आगे हम लोग जब कैटेगरी स्पीशीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अगर ऐसी साइट जो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट कर रही है और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ऐसी पारिस्थितिकी समुदाय जिसको खतरा है, अगर वो वेटलैंड ऐसे जीवों को, ऐसी स्पीशीज को सपोर्ट कर रही है तो वो वेटलैंड क्या हो जाती है, इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। If it supports population of plant or animal species important for maintaining the biological diversity of a particular biogeographic region। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट और कुछ कुछ एनिमल स्पीशीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हम लोग आगे की स्टोन स्पीशीज का एक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ स्पीशीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वहां का जो ओवरऑल इकोसिस्टम होता है वो उनपे डिपेंडेंट होता है, वो उनपे डिपेंडेंट होता है। तो अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज किसी भी वेटलैंड पे मौजूद हैं तो उस वेटलैंड की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है, उस वेटलैंड की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल और प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। होता क्या है कभी कभी कि लाइफ साइकिल में, किसी भी स्पीशीज की लाइफ साइकिल में, किसी भी स्पीशीज की लाइफ साइकिल क्या होगी, पहले 2 गैमेट्स जुड़ेंगे, फिर एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर वो जीव पैदा होता है, फिर उसकी एडल्ट स्टेज आती है, फिर रिप्रोडक्शन उससे स्टार्ट होता है। तो ये पूरी क्या होती है, लाइफ साइकिल होता है या जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र में कुछ स्टेज ऐसी होती हैं जो कि क्रिटिकल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रिटिकल स्टेज होती हैं, और कुछ स्टेज ऐसी होती हैं जिनकी कंडीशन जो होती है वो थोड़ी एडवर्स होती है, सराउंडिंग कंडीशन जो होती है वो थोड़ी एडवर्स होती है। जैसे कुछ बीज मान लो, ठीक है, किसी पेड़ का एक बीज है, जब वो गिरा पेड़ से तो वहां की कंडीशन जो थी वो एडवर्स थी, विपरीत थी। वो जो बीज था वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, किसमें चला जाता है,
डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। वो तब तक अपने आप को ग्रो नहीं करता है जब तक कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव ना हो जाए, वो अनुकूल ना हो जाए, तब तक वो ग्रो नहीं करता है। तो कुछ स्टेज ऐसी होती है किसी भी जीव के लाइफ साइकिल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होती है और कभी कभी वो एडवर्स कंडीशन में भी जा सकती है। तो उस स्टेज पे अगर वेटलैंड ने उसको सपोर्ट कर दिया तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो उस स्टेज को सपोर्ट कर देता है तो लाइफ साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी। लाइफ साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो लाइफ साइकिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वेटलैंड ऐसी स्टेज को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो अगर वेटलैंड ऐसी कंडीशन को सपोर्ट कर रही है तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है, नेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है। तो दो क्राइटेरिया हमने देखा। पहला जो क्राइटेरिया था वो हमारा ओवरऑल था कि वो रिप्रेजेंटेटिव है रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप की, मतलब रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप है और रिप्रेजेंटेटिव है उस ओवरऑल एरिया का। दूसरा हमने स्पीशीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्पेसिफिक देखा। एक देखा कि वो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट कर दे रही है। दूसरा हमने देखा कि वो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्पीशीज। तीसरा हमने देखा कि क्रिटिकल स्टेज जो है किसी स्पीशीज की या फिर एडवर्स कंडीशन में वो वेटलैंड उसको सपोर्ट कर दे रही है। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया वेटलैंड को ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहने का। तीसरा है स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड। वेटलैंड पे जो चिड़ियों की संख्या, चिड़ियों की पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्शी टाइप का एरिया होता है, मार्शी स्वैम्पी एरिया होता है। तो वहां की जो हमारी बर्ड पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मार्श और स्वैम्प से याद आया, होमवर्क दिया था ना, मार्श और स्वैम्प में अंतर बताओ। क्या अंतर होता है मार्श और स्वैम्प में? पढ़ा है? नहीं? नहीं, वेजिटेशन तो दोनों में होती है। जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मार्श में तुम लोग ज्यादा ग्रासेस देखोगे, ग्रासेस और हर्ब्स देखोगे, ग्रासेस और हर्ब्स देखोगे। लेकिन जो स्वैम्प होता है वो नियर बाई फॉरेस्ट एरिया में तुमको दिखेगा, नियर बाई फॉरेस्ट एरिया में दिखेगा। और यहां पे तुमको बड़े बड़े ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है मार्श और स्वैम्प का। ठीक है, specific criteria based on water bird. If it regularly supports 20,000 or more water birds, अगर वो एक रेगुलर रूप से क्या कर रही है, 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रही है, उसको जगह दे रही है, रहने का स्थान दे रही है, खाना पीना सब दे रही है वेटलैंड, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। या दूसरा ये है कि इफ इट सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। अगर 1% इंडिविजुअल, मतलब किसी भी वाटर स्पीशीज में जितनी टोटल पॉपुलेशन है, अगर उसकी एक